नमस्कार दोस्तों, प्रियंकास पॉलिटी पॉइंट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ इग्नू एमए सेकेंड ईयर का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा पेपर कोड है वो MPSC 001 है और उसका नाम भारत और विश्व है। अब तक हम 15 यूनिट कवर कर चुके हैं। आज की जो हमारी यूनिट है इसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विषय, यानी ऐसे विषय हैं जो हमारे समाज और हमारी संस्कृति से जुड़े हैं। इनमें आएंगे नृजातीय और धार्मिक आंदोलन, मानव के अधिकार, मानवीय हस्तक्षेप तथा पर्यावरण। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम 2 ही जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी लेंथी यूनिट है। तो इसके साथ ही ये वीडियोस जो UGC नेट की प्रिपरेशन स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसका कारण ये है कि जो इग्नू की बुक से काफ़ी क्वेश्चन मैंने जितना इनको पढ़ा है, समझा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नेट के एग्जाम में मैंने इनमें देखे हैं और मैंने आपको साथ के साथ बताया भी है। इसके अलावा हम लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा कोई भी कंसेप्ट न रह जाए, क्योंकि हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि आजकल के जो पेपर हैं, यानी कि जो नेट का एग्ज़ाम आ रहा है, इवन कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑब्जेक्टिव की बजाय सब्जेक्टिव जो पेपर है वो ज़्यादा आता है, यानी कि कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। इसलिए हमें क्या है, थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ रहा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए देखिए, जो इंपॉर्टेंट लगता है वो नोट करते जाइए। और सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हमें बताया गया है कि इस इकाई में कई विषयों पर चर्चा की गई है और इनमें से प्रत्येक विषय भिन्न प्रकार का है, इसलिए इन सभी विषयों की विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है। इनमें से मुख्य रूप से नृजातीय और धार्मिक आंदोलनों की समस्या है। यद्यपि नृजातीय और धार्मिक आंदोलनों को अलग नहीं किया जा सकता, फिर भी उन पर अलग विचार करना जरूरी है, इसलिए दोनों विषयों पर पूर्ण रूप से विचार किया गया है। नृजातीयता या नृजातीय आंदोलनों की भूमिका को श्रीलंका के नृजातीय संकट को प्रमुखता देकर स्पष्ट किया गया है, यानी जो एग्जाम्पल लिया गया है वो श्रीलंका का लिया गया है। उसी तरह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के संदर्भ में, जिसने धार्मिकता या विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकृति के धार्मिक आंदोलनों की भूमिका का निषेध करने का प्रयास किया है। धार्मिक आंदोलनों में विभिन्न तत्वों के योगदान का गहराई से परीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 परस्पर संबंधित विषय है, जिनमें से एक मानव अधिकार है और दूसरा है विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों और अन्य निकायों द्वारा उनका उल्लंघन। इन दोनों विषयों पर अलग अलग विचार करना आवश्यक है। इनमें से पहले हमने मानव अधिकार की संकल्पना की व्याख्या की है और उसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए मानव अधिकार उल्लंघनों को बचाने के लिए उनमें हस्तक्षेप की चर्चा की गई है। और अंत में वर्तमान और सबसे आखिरी विषय अर्थात मानव पर्यावरण पर विचार किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की भूमिका और कैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने इन निकायों के निर्देशों को क्रियान्वित किया और उन पर चर्चा की गई है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना उचित ही है कि इन सब विषयों पर भारत की भूमिका को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नृजातीय और धार्मिक आंदोलनों की भूमिका। हम अपने आसपास या देश की जो खबरें हैं उसमें आमतौर पर देखते हैं कि जो 2 अलग अलग धर्म के लोग हैं वो आपस में क्या है, झगड़ा करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमानों में क्या है, मुख्य रूप से झगड़ा होता है। इन सब बातों के कारण क्या है, ये जो पूरा कंसेप्ट है क्लियर करने के लिए अब हम पढ़ते हैं। नृजातीय और धार्मिक संघर्षों को राष्ट्रवाद के गति सिद्धांत से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सार्वभौम संकल्पना है। ये संघर्ष बहुसंख्यक वर्ग द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के निवासियों के राजनीतिक और कानूनी जीवन पर नियंत्रण करने के लिए किए जाते हैं। देखिए, हमें बात साफ साफ समझ आ रही है कि ये संघर्ष क्यों किए जाते हैं, कि बहुसंख्यक वर्ग द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के निवासियों के राजनीतिक और कानूनी जीवन पर नियंत्रण करने के लिए किए जाते हैं। वे शक्ति पर अपने दावे को न्याय संगत ठहराने के लिए नृजातीयता और धर्म का उपयोग करते हैं। हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में राष्ट्रीय आंदोलनों में नृजातीयता और धर्म की भूमिका की चर्चा की है। देखिए, साथ ही के साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी है, ये हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। इसके बाद बात करते हैं, उन्होंने पहले अपनी इस अवधारणा की चर्चा 1993 में फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में की थी और फिर इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवा लिया। उनका कहना है कि यह विश्व अनिवार्य रूप से सांस्कृतिक विभाजन से प्रेरित होता है।
इस प्रकार पश्चिमी, इस्लामी या कन्फ्यूशियाई आदि विभिन्न सांस्कृतिक वर्गों में विभाजन राष्ट्र और लोकतंत्र, मानवाधिकार और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में एकदम भिन्न मत रखते हैं। हंटिंगटन का कहना है कि पश्चिम के देशों का अपने नैतिक मूल्यों को शेष विश्व पर लादना गलत है। इससे पश्चिम का शेष विश्व के विरुद्ध व्यर्थ का विवाद खड़ा हो जाता है। परंतु यहाँ एक अत्यंत प्रासंगिक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या हंटिंगटन की यह अवधारणा न्यायसंगत है? अमेरिका शांति संस्थान यानी कि यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के निर्देशक डेविड लिटल ने हंटिंगटन के विश्लेषण की कड़ी आलोचना की है और उनका विरोध करते हुए कहा कि वस्तुतः यहाँ सभ्यताओं में ऐसा कोई विरोध नहीं है। इसके बजाय पश्चिम के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने को शेष विश्व से अलग थलग न देखे, अपितु स्वयं को उसके बराबर के एक हिस्सेदार के रूप में देखे। दूसरी ओर पश्चिम को यह समझने की आवश्यकता है कि विश्व के अन्य क्षेत्रों को चाहिए कि वे स्वयं को उनके अनुसार ढालें और अपने वातावरण और अपने तरीके से सहिष्णुता और भेदभावहीनता के मानकों को लागू करें। परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नृजातीय और धर्म विश्व के विभिन्न भागों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे हैं। विश्व के 5 प्रमुख धार्मिक और नृजातीय आंदोलन विश्व के विभिन्न भागों में इनकी भूमिका के महत्व को न्यायसंगत ठहराते हैं। ये आंदोलन है धार्मिक राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी आंदोलन, सार्वभौम रूढ़िवाद, स्वतंत्रता या विमुक्ति आंदोलन, ईसाईयत आंदोलन और 5वां है साम्यवादोत्तर संस्कृतियों में धार्मिक पुनर्जागरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नृजातीय आंदोलन, यानी कि हमने श्रीलंका का उदाहरण लिया है, एक केस अध्ययन के रूप में इसकी बात करेंगे। आज श्रीलंका में तमिलों और सिंहलियों के बीच नृजातीय संघर्ष के कारण अराजकता की स्थिति है। थोड़ा सा अगर हम पीछे की बात करें तो अगर हमने टीवी पे या फिर न्यूज़ में कभी भी देखा है, जब राजीव गांधी थे तो श्रीलंका और तमिलों के बीच काफ़ी ज़्यादा जो है मनमुटाव हो गया था, झगड़े, आंदोलन और मतलब कि काफ़ी बड़ी संख्या में भी लोग मारे गए थे। तो ये वही इसी संघर्ष का जो हम यहाँ पर क्या है उदाहरण ले रहे हैं, उसी का जिक्र कर रहे हैं। और उस टाइम राजीव गांधी जी है जो हमारे पहले पूर्व के प्रधानमंत्री हैं, इसी मतलब घटना में वो क्या है मारे भी गए थे। तो अभी ये जो केस स्टडी वो देख लेते हैं। यह समझने के लिए कि संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई, हमें इसके सामाजिक राजनीतिक विकास को स्मरण करना होगा, जिसके कारण श्रीलंका में वर्तमान नृजातीय संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। इस संबंध में कुछ तथ्यों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। इसमें पहली बात यह याद रखनी होगी कि ऐतिहासिक दृष्टि से श्रीलंका में वर्तमान जनसंख्यिकीय संगठन का कारण भारतीय लोगों के प्रव्रजन की प्रवृत्ति है। हम कम से कम ईसा से 3 या 4 शताब्दी पूर्व की बात कर रहे हैं, जब भारत से श्रीलंका की ओर जाने की पहली प्रवृत्ति पूर्वी केंद्रीय समुद्र तटवर्ती भारत से आरंभ होकर उड़ीसा से लगभग बंगाल तक फैल गई थी। ये श्रीलंका के आज के सिंहली है। प्रव्रजन का दूसरा दौर आज के केरल के क्षेत्र से तमिलनाडु के तमिल भाषी लोगों का हुआ। कुछ प्रव्रजन अरबों और मलय लोगों के वंशजों ने भी किया। ये लोग आज के श्रीलंका के तमिल हैं। हाल ही के समय में 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक से और अधिक तमिल अनुबंध के तहत श्रमिक के रूप में श्रीलंका के केंद्रीय उच्च भूभाग में बुलाए गए। आज श्रीलंका की कुल आबादी का 15% लोग तमिल हैं, जबकि शेष बहुसंख्या सिंहलियों की है। श्रीलंका में भाषा और धर्म ने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की पृथक पहचान बनाए रखने में योगदान दिया है। भारत के इतिहास में मौर्य काल में जब भारत में सम्राट अशोक का राज्य था, बौद्ध धर्म ने श्रीलंका में प्रवेश किया। वहाँ के बहुसंख्यक लोगों का यही धर्म है। मूलतः सिंहली भाषा पाली से निकलती है। इसमें बंगला, पुर्तगाली और उड़िया भाषाओं ने भाषा वैज्ञानिक योगदान किया। इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि जैसी है। तमिल भाषी लोग या तो हिंदू है या मुसलमान। उनकी भाषा प्राचीन तमिल बोलियों से व्युत्पन्न हुई। पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों से पश्चिमी उपनिवेशिक शक्तियों के आगमन तक श्रीलंका का इतिहास दक्षिण भारत से श्रीलंका पर आक्रमण से और सिंहल से भारतीय महाद्वीप के दक्षिणी सिरे तमिलनाडु के कुछ भाग पर आक्रमणों से भरा पड़ा है। पश्चिमी उपनिवेशिक शक्तियों ने श्रीलंका द्वीप पर प्रभुत्व जमाने के लिए तमिलों को सिंहलियों से और सिंहलियों को तमिलों से लड़ाया। इन प्रयासों में ब्रिटिश लोग सबसे अधिक सफल हुए और उन्होंने
18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। उन्होंने श्रीलंका में बांटो और शासन करो की नीति का भरपूर प्रयोग किया, जिसका प्रमुख लाभ सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक तौर पर तमिलों को मिला। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद श्रीलंका की स्वाधीनता के समय तमिल सिंहल विरोध के बीज पहले से ही विद्यमान थे। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार के आने के बाद स्वाभाविक रूप से बहुसंख्यक सिंहलियों ने देश के प्रशासन और अर्थव्यवस्था में तमिलों के प्रभाव के कारण बने असंतुलन को ठीक कर दिया। परंतु 50वें दशक के अंत तक सिंहलियों के इस असंतुलन को ठीक करने का प्रयास तमिलों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण हो गया और इसके कारण यह तमिलों के उत्पीड़न में बदल गया। श्रीलंका के तमिलों के पूनम बालून, चेलवनायक्कम और तिरुचेलवम जैसे वरिष्ठ नेताओं ने डुडले सेनानायके, जॉन कोटेलेवाला और SWRD भंडार नायके आदि सिंहली नेताओं से बात करके यह प्रयास किया गया कि तमिल लोगों को श्रीलंका की सत्ता के ढांचे, प्रशासन और अर्थव्यवस्था में अनुपातिक और उचित प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन एक बार समझौता हो जाने के बाद सिंहली नेता प्राय इन समझौतों से मुकर जाते थे। इस पृष्ठभूमि में 70 के दशक के मध्य में श्रीलंका में तमिल उग्रवाद का उदय हो गया। हालात तब बिगड़े जब जुलाई 1983 में जाफना में तमिल उग्रवादियों ने श्रीलंकाई सैनिकों की हत्या कर दी। इस हत्या के प्रतिक्रिया के रूप में सिंहलीय क्षेत्रों में व्यापक तमिल विरोधी उपद्रव हुए। लगभग 2 लाख तमिल शरणार्थी बनकर भारत में आए। सन 1983 में भारत श्रीलंका की स्थिति से असंबद्ध हो गया और वह तब तक उससे जुड़ा रहा जब तक सन 1990 के आरंभ में उसने श्रीलंका से भारतीय शांति स्थापना सेना को वापस नहीं बुला लिया। यह श्रीलंका की स्थिति के बारे में श्रीलंका के इतिहास और समकालीन राजनीति की व्यापक प्रवृत्तियों का सरलीकृत विवरण है। भारत ने श्रीलंका को इस निजातीय संघर्ष पर विजय पाने के लिए समय समय पर सहायता की। सन 1953 में प्रधानमंत्री नेहरू और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कोटेलावाला ने श्रीलंका के साथ तमिलों के संबंध को व्यवस्थित करने की कोशिश की। इस बात में यह व्यवस्था थी कि भारतीय मूल के उन सभी लोगों को जो श्रीलंका में रहना चाहते हैं वहां रुकने दिया जाए और जिन्हें श्रीलंका की नागरिकता नहीं चाहिए उन्हें भारत वापस भेज दिया जाए। 1964 में किए गए शास्त्री सिरिमाओ समझौते में श्रीलंका में बसे हुए नागरिकताहीन 9,75,000 लोगों की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया था। इसके बाद भी लगभग 1,50,000 लोगों के जिन्हें 1964 के समझौते में शामिल नहीं किया जा सका था के भाग्य का फैसला इंदिरा गांधी सिरिमाओ समझौते द्वारा जनवरी 1974 में किया गया। लिट्टे यानी कि LTTE की जाफना और आसपास क्षेत्रों के प्रशासन व्यवस्था को हटा लेने और इलम क्षेत्र बनाने की मांग से स्थिति में भयंकर हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। फलस्वरूप श्रीलंका के राष्ट्रपति ने 1987 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रीलंका आमंत्रित किया और श्रीलंका में पुनः सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए भारतीय शांति स्थापना सेना भेजने का आग्रह किया। यह निर्णय अनर्थकारी सिद्ध हुआ क्योंकि न तो तमिलों ने और न ही सिंहलियों ने भारतीय सेना का स्वागत किया। व्यवहारिक दृष्टि से भारतीय सेना के सैकड़ों जवान लिट्टे के साथ युद्ध में मारे गए। भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजने के परीक्षण की असफलता को ध्यान में रखते हुए अंततः भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 में श्रीलंका से भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया। सन 1994 में देखिए इसी घटना में राजीव गांधी की हत्या की गई थी। सन 1994 में राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा की नई सरकार ने सत्ता ग्रहण कर ली और तत्काल उसने लिट्टे के साथ शांति वार्ता शुरू कर दी। कुछ प्रारंभिक सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने श्रीलंका सरकार की शांति की पहल को अपर्याप्त समझकर फिर से आक्रामक रवैया अपना लिया। श्रीलंका के तमिल 3 वर्गों में बटे हुए हैं। मूल तमिल प्रवासी उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में हैं। मजदूर तमिल और वे तमिल जो भारतीय मूल के समझे जाते हैं केंद्रीय उच्च भूभाग में बसे हैं। और तीसरे वे तमिल भाषी मुसलमान हैं जो अपनी अलग सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का दावा करते हैं। इसके अलावा वहाँ कई तमिल उग्रवादी और राजनीतिक दल हैं। इसमें लिट्टे सबसे अनुशासित, प्रभावशाली और प्रबल तमिल वर्ग है जो स्वयं को तमिल हितों का प्रतिनिधि मानता है। ये लोग आधे अधूरे समझौते के पक्ष में नहीं हैं। उनकी मांग इलम यानी कि श्रीलंका से अलग तमिल देश की मांग है।
अंतरिम स्थिति में वे पूर्ण स्वायत्तता, सत्ता के हस्तांतरण आदि के लिए सहमत हो सकते हैं। इसके जवाब में श्रीलंका जो कुछ दे सकता है वह उन्हें पर्याप्त नहीं लगता। चंद्रिका कुमारतुंगा का उनके साथ शांति स्थापित करने का प्रयास इससे पूर्व विफल हो चुका है, लेकिन उसका लाभ अब मिल रहा है क्योंकि श्रीलंका में फिलहाल शांति है। अब बात करते हैं लिटे और श्रीलंका सरकार की। जिस व्यक्ति को श्रीलंका के दुविधापूर्ण व्यक्तियों में रुचि हो उसे यह बात ध्यान में रखनी होगी कि यदि श्रीलंका की सरकार तमिलों की स्वायत्तता और स्वशासन की मांग को स्वीकार नहीं करती और श्रीलंका की सत्ता में उन्हें उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं देती तो इस निर्जातीय संघर्ष के कारण श्रीलंका दो देशों में बंट सकता है, और यदि ऐसा होता है तो यह बात हर दृष्टि से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगी। इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है कि पिछले 4 दशकों में श्रीलंका पर जिन राष्ट्रपतियों और सरकारों का शासन रहा उनमें श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति के पास लिट्टे सहित तमिल देशभक्तों की निर्जातीय समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दूरदृष्टि और साहस दोनों हैं। जब श्रीमती कुमारतुंगा ने सत्ता संभाली तो उन्होंने लिट्टे के साथ समझौते की पुरजोर कोशिश की, परंतु लिट्टे को ऐसा लगा कि श्रीमती कुमारतुंगा ने वास्तविक राजनीतिक विषयों पर बातचीत करने के लिए जो रियायतें देने की बात कही वे पर्याप्त नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि श्रीलंका सरकार के प्रति लिट्टे की आक्रामक प्रतिक्रिया फिर से शुरू हो गई। जब लिट्टे का आक्रामक रवैया बहुत उग्र हो गया तो राष्ट्रपति कुमारतुंगा ने कई मित्र देशों से युद्ध सामग्री की आपूर्ति तथा सहयोग की प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने भारत से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी सामग्री की मांग नहीं की, सिवाय इसके कि उन्होंने भारत से अपनी नौसेना से लिट्टे के विरुद्ध पाक झेलडमरू मध्य में तमिलनाडु से, जिससे उनके अभी भी पर्याप्त घनिष्ठ संबंध है, शस्त्रास्त्रों की आपूर्ति को रोकने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया। समाचार पत्रों की रिपोर्ट से ऐसा संकेत मिलता है कि भारतीय नौसेना ने इस विषय में आवश्यक कार्रवाई की थी। श्री प्रभाकरन ने श्रीलंका की सरकार और विश्व को चुनौती दी थी कि लिट्टे ने श्रीलंका की सेना का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है, साथ ही उसने भारतीय सेना को भी सबक सिखाया है, और यदि राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा लिट्टे के विरुद्ध अपनी सहायता के लिए अमेरिका की सेनाओं को आमंत्रित करती है तो लिट्टे उन्हें भी सबक सिखाने की क्षमता रखती है। अब बात करते हैं धार्मिक राष्ट्रवाद की। वैसे देखा जाए तो धार्मिक राष्ट्रवाद एक अच्छी अवधारणा नहीं होती, क्योंकि एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर कोई भी जो देश है काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है तो वो पूरे विश्व के लिए ठीक नहीं रहता है। चलिए देख लेते हैं। विश्व के अधिकांश भागों में निर्जातीयता और धर्म को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस निर्जातीयता को धर्म से असीम प्रेरणा मिलती है और वैधता प्राप्त हो रही है। बहुत से राष्ट्रवादी संघर्षों में धर्म की अत्यधिक अस्थिर भूमिका रही है। धार्मिक आंदोलनों ने 19वीं सदी के भारत में राष्ट्रवाद को प्रबुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके कारण देश में अनेक राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। परंतु कभी कभी निहित स्वार्थी लोग धार्मिक भावनाएं भड़काकर समाज में विघटन पैदा करके संघर्ष उत्पन्न कर देते हैं। इसी प्रकार पूर्ववर्ती युगोस्लाविया और राज्य में क्रोशियाइयों सार्वो-स्लावों के बीच शत्रुता का कारण निर्जातीय झगड़े थे, लेकिन झगड़ों के पीछे ऑर्थोडॉक्स, रोमन और मुस्लिम धर्मों का टकराव भी कारण था। इजराइल के यहूदी राज्य और इसके पड़ोसी मुसलमानों के बीच तथा इजराइल के अंतर्गत फिलिस्तीनियों के साथ शांति के प्रयासों को कई वर्ष हो चुके हैं। केंद्रीय रूसी सरकार तथा चेचन्य गणराज्य के बीच टकराव का कारण निर्जातीय धार्मिक तनाव है। तो देखिए, ये साथ के साथ हमें ध्यान रखना है कि कौन से देशों के साथ जो है डिस्प्यूट चलता रहता है। जैसे कि रूस में क्या है, चेचन्य गणराज्य के साथ क्या है, आपस में झगड़ा है। तनाव के इस क्षेत्र का विस्तार केंद्रीय एशिया और काकेशस में रूस के दक्षिणी सीमा पर है। ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है। किसी भी हालात में धर्म पर आधारित राष्ट्रवादी आंदोलन केवल विश्व के उन भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है जहां मुस्लिम बहुल आबादी पाई जाती है, बल्कि अन्यत्र भी है। जैसे उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्ट और कैथोलिक ईसाइयों के बीच संघर्ष है। यद्यपि उत्तरी आयरलैंड की अधिकांश आबादी प्रोटेस्टेंटों की है, फिर भी यहाँ की अल्पसंख्यक कैथोलिक आबादी आयरलैंड के साथ मिलना चाहती है। इस प्रयोजन के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध आतंकवादी तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसी प्रकार श्रीलंका का संघर्ष तमिल यानी कि हिंदुओं और सिंहली यानी कि बौद्धों के बीच है। धार्मिक राष्ट्रवाद के और भी अनेक उदाहरण हैं जहां लोग धर्म के नाम पर संघर्ष में संलग्न हैं, जो इस युक्ति के विरुद्ध है कि आधुनिक विश्व में धर्म की भूमिका निरंतर घट रही है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जब कोई भी धर्म राष्ट्रवाद का रूप ले लेता है तो वो उस देश के लिए या फिर आसपास के इलाके के लिए सही नहीं होता है। इसके बाद बात करेंगे विश्वव्यापी रूढ़िवादी की। 1980 के दशक के आरंभ में आयतुल्लाह खामेनी के नेतृत्व में हुई ईरानी क्रांति और संयुक्त राज्य अमेरिका में रूढ़िवादियों के नेतृत्व में ईसाइयों के अधिकार के आंदोलन के उदय को धार्मिक उग्रवाद कहा गया। रूढ़िवाद और आधुनिकता के बीच संबंधों की परीक्षा करने के लिए कला और विज्ञान की अमेरिकी अकादमी द्वारा एक 5 वर्षीय अनुसंधान कार्यक्रम से निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आए। पहला, जिन अधिकांश आंदोलनों की समीक्षा की गई उन्हें समुचित रूप से आधुनिकता विरोधी नहीं कहा जा सकता। दूसरा, बहुत से रूढ़िवादी आंदोलन आधुनिकता की प्रौद्योगिकियों और संगठनात्मक प्रकृति को स्वीकार कर रहे हैं। आधुनिकता के संदर्भ में तनाव का कारण ज्ञानात्मक पद्धति से है, जिसमें आधुनिक संस्कृतियों में पवित्र शब्द को उचित महत्व देने से इनकार किया गया है। रूढ़िवादी आंदोलन आधुनिक समाजों की सामाजिक बुराइयों और पवित्रता को अस्वीकार करने के बीच आकस्मिक संबंध देखते हैं और वास्तविकता यह है कि विमुक्ति धर्म विज्ञान का लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया जैसे तीसरे विश्व के अधिकांश देशों में उत्कर्ष बढ़ रहा है और इसकी अभिव्यक्ति हो रही है। अब बात करते हैं साम्यवाद के बाद का जो समाज है उसकी। मार्क्सवादी विश्लेषणकर्ताओं का धर्मनिरपेक्षीकरण के सिद्धांत के आधार पर विश्वास था, यानी कि जो मार्क्सवादी थे वो धर्म में विश्वास नहीं करते थे। मार्क्स तो सीधा ये कहते थे कि जो धर्म है एक वो अफीम है, कि धीरे धीरे इनका क्या है धर्मनिरपेक्षीकरण के सिद्धांत पर इनका विश्वास था कि धीरे धीरे धर्म प्रभावहीन होकर समाप्त हो जाएगा। 70 साल के आक्रामक नास्तिकता के प्रचार और साम्यवादियों द्वारा संगठित धर्म को कुचलने के अभियान को भी इनमें कोई सफलता न मिली। जब मिखाइल गोर्बाचोव ने सुधारवादी संरचना यानी कि पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो उन्होंने उन नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया जिन्हें धर्म ने पैदा किया और शताब्दियों से उन्हें मूर्त रूप, और उन्होंने धारणा की कि वे ही मूल्य हमारे देश को नया रूप देने में मदद कर सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पे सुधारवादी संरचना यानी कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त जनता द्वारा उन्मुक्त आलोचना, इन दोनों शब्दों का हमें याद रखना है। ये किससे जुड़े हुए हैं? ये मिखाइल गोर्बाचोव यानी कि जो रूस के नेता थे उनसे जुड़े हुए हैं। गोर्बाचोव ने पूर्ववर्ती सोवियत संघ में नई आध्यात्मिक मूल्यों की पुनः स्थापना का प्रयास किया और सुसाध्य बनाया। ये सुधारवादी परिवर्तन एक दशक से भी कम समय में पूरे सोवियत साम्राज्य में एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैल गए। सोवियत रूस तेजी से छिन्न भिन्न हो गया और पूर्वी यूरोप पर से साम्यवादी प्रभाव समाप्त हो गया। कई देशों ने, अनेक धार्मिक संगठनों ने भी ऐसी ही भूमिका का निर्वाह किया। साम्यवाद की समाप्ति में धर्म की भूमिका से पोलैंड भली भांति परिचित है, जहां रोमन कैथोलिक चर्च ने खतरा उठाकर भी साम्यवादी शासन का विरोध किया। यह बात बहुत पुरानी है जब इसने संधि करके सोलिडेरिटी आंदोलन को सुरक्षा दी थी। पादरियों और पेस्टरों ने समाजों में अमूल्य नेतृत्व का प्रस्ताव किया। उनके पास अधिकृत नेता तैयार करने के अन्य अवसर नगण्य थे। रूस में आध्यात्मिक नवीकरण की कई अभिव्यक्ति हुई। सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण रूस की ऑर्थोडॉक्स चर्चों का पुनर्निर्माण और उन्हें जनता के लिए खोलना था। लेकिन 1991 में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समाज द्वारा रूसी भाषाभाषी नागरिकों का सर्वेक्षण किया गया। इसे हम रूस में धार्मिक पुनर्जागरण का साक्ष्य मान सकते हैं। लगभग आधे या 1/3 रूसियों का ईश्वर के प्रति विश्वास था। इसकी जानकारी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार का प्रश्न करते हैं। 5 में से 1 रूसी ऐसा है जो ईश्वर के अस्तित्व और धर्म को अस्वीकार करने के बाद अब दोनों को मानने लगा है। सामान्यतः आध्यात्मिक पुनर्वीकरण का साक्ष्य बहुत बड़ी संख्या में विदेशी मिशनरियों का पूर्व सोवियत संघ और पूर्व यूरोपीय देशों में श्रद्धा भाव से आगमन में देखा जा सकता है। 1993 के आरंभ में पूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में काम करने आए ईसाई मिशनरियों के समूह की डायरेक्टरी में दी गई संख्या 674 वर्ग थी।
इन आंकड़ों में वृद्धि होने के बाद 1993 में ही इनकी संख्या बढ़कर 1600 विदेशी वर्ग और लगभग 2000 स्थानीय संगठन हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि सोवियत रूस में धर्म को शीघ्र समाप्त करने के प्रयास असफल रहे। श्रीलंका, यूक्रेन और सूडान जैसे देशों का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है सांस्कृतिक, निर्जातीय और धार्मिक टकराव का प्रतिमान विभिन्न सभ्यताओं के बीच इतना अधिक न होकर विभिन्न देशों के बीच अधिक पाया जाता है। यानी कि विभिन्न सभ्यताओं में इतना नहीं है जो कि विभिन्न देशों के बीच ज़्यादा है। इन देशों में यदि एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया जाए तो वहाँ के बहुसंख्यक समूह निर्जातीय अल्पसंख्यक समूहों पर एक छत्र वर्चस्व बनाने का प्रयास करते हैं। इसकी प्रतिक्रिया में अल्पसंख्यक समूह बहुसंख्यक समूह के प्रभुत्व से बचने की कोशिश कर सकते हैं। सामान्यतः बहुसंख्यक समूह निर्जातीयता के आधार पर सत्ता पर अपने दावे को युक्तिसंगत ठहराता है और कहता है कि वे अपने विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पवित्र मूल्य और जीवन पद्धति के रक्षक हैं। बड़े निर्जातीय वर्गों के प्रभुत्व से बचने के लिए अपने प्रयासों में अल्पसंख्यक लोग प्राय मानव अधिकार के मानकों को लागू करने की प्रार्थना करते हैं, जिससे निर्जातीय और धार्मिक सहिष्णुता और भेदभावपूर्ण व्यवहार न करने की व्यवस्था हो। अल्पसंख्यक लोग व्यापक तौर पर मानव अधिकार के मामलों के समाधान की वकालत इसलिए नहीं करते कि वे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर घोषित और स्वीकृत हैं, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वही बहुनिर्जातीय राष्ट्र में स्थायी निर्जातीय और धार्मिक शांति का वास्तविक संतोषजनक आधार प्रस्तुत करते हैं। निर्जातीय राष्ट्रवाद का सामना करने के लिए अल्पसंख्यकों के संघर्ष की बात जितनी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिम यूरोप, यानी कि उदाहरण के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल अमेरिकी, कनाडा के क्यूबेकाई और यूरोप में रोमा के संबंध में यह स्पष्ट है, उतनी ही यह सुदूरवर्ती देशों तथा क्षेत्रों के बारे में भी है। पश्चिम में जो अल्पसंख्यकों के संघर्ष हैं वे शेष विश्व में होने वाले संघर्षों से भिन्न नहीं कहे जा सकते। आज पश्चिमी देशों में जिस प्रकार के कानून और नीतियां निर्जातीय और धार्मिक सहिष्णुता और भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध पाई जाती है, इनकी पृष्ठभूमि में बड़ा ही दर्द भरा इतिहास है। उदाहरण के तौर पर दलाई लामा भावी तिब्बत में धर्म और राज्य को पृथक करने के पक्ष में हैं, ताकि गैर बौद्ध धर्म के अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता तथा समानता का न्याय संगत अधिकार सुनिश्चित हो सके। सूडान में ऐसे मुस्लिम आबादी वाले पर्याप्त क्षेत्र हैं जो वर्तमान इस्लामी सरकार के विरुद्ध हैं और कई बार बहुत बड़ा खतरा उठाकर भी वे मानव अधिकार के सिद्धांतों को और अधिक जोरदार तरीके से लागू करने की वकालत करते हैं। दक्षिणी सूडान की अल्पसंख्यक आबादियां सरकार से गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार और धार्मिक स्वतंत्रता की मांग करती है। हाल ही में मोल्डेविया, ग्वाटेमाला और फिलीपींस में मानव अधिकारों की बात स्वीकार की गई, जिससे उन देशों में निर्जातीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए आधार तैयार हुआ। इन उदाहरणों से यह बताने में सहायता मिलती है कि वास्तव में यहाँ विभिन्न सभ्यताओं में कोई संघर्ष नहीं है। इसके बजाय पश्चिमी देशों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे स्वयं को शेष विश्व से अलग थलग न करें, बल्कि समान उद्देश्य के लिए उनके साथ एक हिस्सेदार बनकर रहे। इसके साथ ही पश्चिम जगत को यह भी स्वीकार करना होगा कि विश्व के अन्य क्षेत्र भी अपने माहौल में अपने ढंग से सहिष्णुता और गैर भेदभाव की नीति को अपनाएं और उसे लागू करें। अब बात करेंगे मानव अधिकारों की। मानव अधिकार मूलभूत विशेषाधिकार या प्रतिरक्षा व्यवस्था है जिस पर सभी लोगों का नैतिक अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि में मानव अधिकार किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत कानूनी हक और स्वाधीनता का अधिकार है, जिसमें किसी व्यक्ति के प्रति राज्य और सरकार द्वारा निर्देशित विशिष्ट प्रकार का आचरण सम्मिलित है। किसी भी दृष्टि से मानव अधिकार कोई उपहार नहीं है जिसे जब चाहे रोक या छीन लिया जाए। मानव अधिकार की संकल्पना हमारी विश्व की विरासत के रूप में सबसे प्राचीन जीवन मूल्यों और धर्मों में बदमूल है और ये विश्व के प्रमुख दर्शनों और राजनीतिक सिद्धांतों में शामिल है। आरंभ में सार्वभौम मानवाधिकार कानून प्रथम विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अग्रदूत के रूप में लीग ऑफ नेशंस ट्रस्ट क्षेत्र के प्रशासकों को स्थानीय जनसंख्या की सुरक्षा और कल्याण का वादा करना पड़ा था। लीग ऑफ नेशंस द्वारा लागू की जाने वाली संधियों पर नए बनाए गए केंद्रीय और पूर्वी यूरोप के देशों को निर्जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्ताक्षर करने पड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
यानी कि ILO ने श्रम और कल्याण के लिए न्यूनतम मानकों का समर्थन किया। इसके कारण सैकड़ों महत्वपूर्ण मानव अधिकार संगठनों का जन्म हुआ। मानव अधिकारों के प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ की चिंता के मूल कारण क्या है? देखिए, नाजी शासन द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के कारण मानव अधिकारों के प्रति चिंताओं का पुनर्जन्म और उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। मानव अधिकारों के विश्व स्तरीय आंदोलनों की स्थापना और प्रेरणा संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र यानी UN चार्टर से मिली। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पहली बहुपक्षीय संधि थी जिसमें मानव अधिकारों के प्रति चिंता की व्यवस्था की गई। यह मानव अधिकारों का नींव का पत्थर है जिस पर मानव अधिकारों का विशाल भवन खड़ा है। अब बात करते हैं मानव अधिकार यानी कि संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र और उसके बाद की बातें। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र यानी कि UN चार्टर में मानव अधिकारों के 7 संदर्भ है। अनुच्छेद 1.3 में व्यवस्था है कि विश्व संगठन के 4 उद्देश्यों में से एक है कि सभी के लिए जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना मानव अधिकारों और मूल व स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 1.3 के पैरा 1B में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा को निर्देश दिया गया है कि वह इस विषय में आवश्यक अध्ययन आरंभ करे और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। आर्थिक और सामाजिक परिषद को भी अनुच्छेद 62 के तहत वही कार्य दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र की किसी अन्य व्यवस्था से अधिक अनुच्छेद 55 में स्पष्ट रूप से मानव अधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजनों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें समान अधिकारों के सिद्धांतों का सम्मान और लोगों का आत्मनिर्णय का अधिकार, रहन सहन के उच्च स्तर को बढ़ावा देना, पूर्ण रोजगार और आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति और विकास, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक स्वास्थ्य और उससे संबंधित समस्याएं एवं सबके लिए मानव अधिकारों के प्रति सम्मान और उनका पालन शामिल है। अनुच्छेद 56 में सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्रतिज्ञा की गई है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से अलग अलग कार्यवाही करेंगे। अनुच्छेद 68 में व्यवस्था की गई है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद मानव अधिकारों के लिए एक स्थायी आयोग यानी कि कमीशन की स्थापना करे। अंत में अनुच्छेद 70C में प्रावधान है कि तटस्थ क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं को बढ़ावा दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों के क्षेत्र में चल रहे संगत कार्यकलापों को 4 विशिष्ट वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला है मानकों का निर्धारण। इसमें व्यक्तियों के अधिकारों की व्याख्या और स्पष्टीकरण शामिल है। दूसरा है प्रोत्साहन गतिविधियां। इसमें विशेष मानव अधिकारों का या विशिष्ट स्थानों पर मानव अधिकारों का अध्ययन और पूर्ण क्रियान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश है। तीसरा है मानवीय प्रकार्य। मानव अधिकार उल्लंघन से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना। और लास्ट है हमारा कार्यान्वयन यानी कि किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में मानव अधिकार उल्लंघन से सुरक्षा प्रदान करना। अब बात करते हैं अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र की। मानव अधिकारों को परिभाषित करने और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 प्रमुख कानूनी प्रपत्र हैं। 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय परिसंविधाएं यानी कि कन्वेंशंस, आम सभा द्वारा स्वीकृत 1948 की घोषणा जिसमें प्रारंभिक नैतिक अधिकार की घोषणा प्रपत्र है। परिसंविधाएं ऐसी संधियां हैं जो राज्य उनकी पुष्टि करते हैं उन पर वे बाध्यकारी होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन साफ साफ आया हुआ है कि मानव अधिकारों की जो घोषणा है वो कब की गई, 1948 में। और देखिए जो देश देखिए इसमें साफ लिखा है जो राज्य उनकी पुष्टि करते हैं उन पर वे बाध्यकारी होती है। यानी कि ये जो देश जिन इसके जो सदस्य हैं मतलब इसके अंतर्गत आते हैं उनको इनकी जो नीतियां हैं, इनकी जो शर्तें हैं वो माननी पड़ती हैं। पर संविधाएं ऐसी संधियां हैं जो राज्य उनकी पुष्टि करते हैं उन पर वे बाध्यकारी होती हैं। सम्मिलित रूप से इन दस्तावेजों को मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र कहा जाता है। अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र को तैयार करना संयुक्त राष्ट्र संघ का मूलभूत सर्वोपरि कार्य था। एलिनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानव अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र आयोग ने यह पहला कार्य आधारभूत अधिकारों और स्वतंत्रता की व्याख्या के रूप में अपने हाथ में लिया। 10 दिसंबर 1948 को 20वीं शताब्दी के मानव अधिकार कानून का पहला स्तंभ मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा नामक कानून संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा पारित किया गया। सब लोगों के लिए उपलब्धि के समान मानक के रूप में अभिप्रेत
मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में आधारभूत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों तथा मूलभूत आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, जिन अधिकारों का कोई व्यक्ति कहीं भी उपयोग कर सकता है। इस मूल पाठ के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों और मनुष्य के रूप में व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं महत्व में अपने विश्वास को गंभीरतापूर्वक घोषित किया। नए स्वतंत्र हुए बहुत से देशों ने इस घोषणा का उल्लेख किया या उसकी व्यवस्थाओं को अपने संविधान के मूल कानूनों में शामिल कर लिया और 1948 के बाद की बहुत सी मानव अधिकारों पर संविधाओं, सम्मेलनों और संधियों ने इन सिद्धांतों को पुनः प्रस्तुत किया। इनमें से बहुत से अधिकारों को भारत के संविधान में भी न्याय संगत अधिकारों के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। कुछ अन्य अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, यानी कि ये गैर न्याय परंतु देश के शासन की दृष्टि से मूलभूत हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में स्थान दिया गया। उपयुक्त सार्वभौम घोषणा ने कम से कम 2 अक्षेत्रीय मानव अधिकारों के प्रपत्रों को प्रेरणा दी। 1950 में यूरोप की काउंसिल ने मानव अधिकारों पर यूरोपीय समझौता स्वीकार किया और अमेरिकी राज्यों के संगठन ने 1969 में मानव अधिकार पर एक इसी प्रकार का समझौता स्वीकार किया। सार्वभौम घोषणा के 30 अनुच्छेदों में से प्रमुख अधिकार और स्वतंत्रता नीचे दी गई हैं। इनमें से जो है, पहला है कानून के समक्ष समानता, आने जाने, घूमने फिरने और आवास की स्वाधीनता, यातना, क्रूरतापूर्ण और अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा से मुक्ति, राजनीतिक शरण लेने और उत्पीड़न से बचाव का अधिकार, विचार करने की, अंतःकरण की और धर्म की स्वतंत्रता, मतदान करने की और सरकारी कामकाज में भाग लेने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम करने और श्रमिक संघ बनाने और उसमें प्रवेश का अधिकार, समुचित रहन सहन के स्तर का अधिकार, स्वास्थ्य रक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक गतिविधियों में पूर्ण रूप से भाग लेने का अधिकार। इस घोषणा को पारित करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र अर्थात मानव अधिकार संधि का मसौदा तैयार करने की ओर ध्यान दिया। परंतु जबकि घोषणा को तैयार करने में लगभग 18 महीने लगे, तो पर संविधाओं और वैकल्पिक न्याचार को तैयार करने में 18 साल लग गए। इस विलंब के कई कारण बताए जा सकते हैं। एक तो ये पर संविधाएं इससे पूर्व निर्मित अत्यंत विस्तृत मानव अधिकारों की संधियां थी। इसमें न केवल व्यक्तिक, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का समावेश था, बल्कि इसमें उनके क्रियान्वयन के उपाय भी बताए गए थे। दूसरे, चूंकि जब ये पर संविधाएं तैयार की जा रही थी, उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के निकायों के लिए सभी राष्ट्रों के हितों को समायोजित व समन्वित करना मुश्किल हो गया। अंत में संयुक्त राष्ट्र के निकायों, विशेष रूप से आम सभा पर विश्व के बहुत से भागों में संकट की स्थितियों में शांति स्थापना करने और उसे बनाए रखने का दायित्व आ गया। मसौदा तैयार करने के दौरान संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने घोषणा में बताए गए अधिकारों को 2 कानूनी प्रपत्रों में विभाजित करने का निर्णय लिया। ये 2 प्रपत्र थे, पहला नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित पर संविदा, जिसमें पाश्चात्य संस्कृति में स्वीकृत परंपरागत नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल हैं, और दूसरी पर संविदा में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार आते हैं, जिन्हें समाजवादी और तृतीय विश्व के समाजों की आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए रखा गया। इनमें से पहली पर संविदा के प्रावधानों को तत्काल कानूनन लागू किया जाना था, जबकि दूसरी पर संविदा के प्रावधानों को क्रमशः दीर्घकालीन शिक्षा योजना और प्रोत्साहन द्वारा प्रस्तुत किया जाना था। 1966 में इन पर संविदाओं और दूसरे संगत प्रपत्रों को स्वीकार कर लेने के बाद मानव अधिकार नियमों को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए मजबूत कानूनी आधार तैयार हो गया। ये दोनों ही दिसंबर 1966 को सर्वसम्मति से पास हो गए और उसी दिन ये पुष्टि और हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत कर दिए गए। लेकिन इससे पूर्व कि इन पर संविदाओं को लागू किया जाता, निर्धारित संख्या में राष्ट्रों द्वारा इसकी पुष्टि में 1 दशक और लग गया। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संविदाएं 3 जनवरी 1976 को लागू हुई। इसकी पुष्टि 1 जुलाई 1993 को हुई और अथवा 123 देशों ने इसे स्वीकार किया। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पर संविदा और इसका वैकल्पिक न्यायाचार 23 मार्च 1976 को लागू हुआ और 1 जुलाई 1973 को इस पर संविदा को 123 देशों ने स्वीकार किया या इसकी पुष्टि दी। इसे वैकल्पिक न्यायाचार की पुष्टि 29 देशों ने
1 जून 1983 को की थी। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की संविदा के दूसरे वैकल्पिक नवाचार को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 1989 में स्वीकार किया। इस नयाचार में मृत्युदंड को समाप्त करने का प्रस्ताव था। 18 राज्यों में इसकी पुष्टि की, लेकिन कुछ देशों ने इसका इस आधार पर विरोध किया कि यह यानी कि मृत्युदंड उनके कानूनों और प्रथाओं के अनुकूल है और यह अपराधों को रोकने में सहायक है। सबने मिलकर सार्वभौम घोषणा में मानव अधिकार के प्रावधानों को कानूनन बाध्यकारी बनाने तथा उनकी अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया। सामान्य रूप से 2 संविधाओं में तथा सार्वभौम घोषणा में निर्धारित अधिकारों और स्वाधीनताओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां पर संविधाएं उपयुक्त घोषणा से अलग हो गई। यह बात संपत्ति पर अधिकार और आत्मनिर्णय के अधिकार के संबंध में कही जा सकती है। समाजवादी देशों के विरोध के कारण मानव अधिकार आयोग ने संपत्ति के अधिकार को संविधाओं में शामिल न करने का निर्णय लिया। हालांकि ये अधिकार सार्वभौमिक घोषणा का भाग है। दूसरी ओर संविधा में आत्मनिर्णय का अधिकार शामिल है, जबकि वह घोषणा में नहीं है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविधा मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। लंबे समय तक ये अधिकार पूंजीवादी देशों और उनके विधिवेताओं को मानव अधिकारों के रूप में स्वीकार्य नहीं थे, परंतु समाजवादी देशों ने एशिया और अफ्रीका के नए उभरते देशों के समर्थन से ऐसा वातावरण बना दिया जिससे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को न केवल मानव अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया, बल्कि उन्हें कानूनी तौर पर बाध्यकारी संविधा में भी विधि के रूप में स्वीकृत किया गया। आज आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संविधा मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र का महत्वपूर्ण और अनिवार्य भाग है। जो देश इस संविधा को स्वीकार करते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं, वे अपने लोगों के लिए जीने की बेहतर अवस्थाओं को प्रोत्साहित करने के अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम करने, उचित मजदूरी पाने, सामाजिक सुरक्षा, रहन सहन के उचित स्तर और भूख से मुक्ति तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को श्रमिक संघ बनाने और उसमें भाग लेने के अधिकार को भी सुनिश्चित किया गया है। नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविधा मुख्य रूप से उन परंपरागत अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें मानव अधिकारों की पहली पीढ़ी के रूप में प्रचलित किया गया। जो देश इस संविधा की पुष्टि करता है वह प्रत्येक मनुष्य के जीवन, आज़ादी, सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार को स्वीकार करता है। साथ ही वह व्यक्ति के विचार स्वतंत्र अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता, सम्मति देने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह इकट्ठा होने और उत्प्रवास की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार को भी मान्यता देता है। संविधा में गुलामी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने और न्यायपूर्ण ढंग से मुकदमा चलाने की व्यवस्था है। व्यक्ति को मनमानी ढंग से गिरफ्तार करने, जेल में रखने, यातना देने और अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार करने पर प्रतिबंध लगाने की भी समुचित व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करने पर भी कुछ उचित प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करने पर भी कुछ उचित प्रतिबंध है, बेशर्ते वे राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिक व्यवस्था, नागरिक स्वास्थ्य, आचरण या अधिकार अथवा दूसरे स्वतंत्रता को प्रभावित न करते हों। अनेक देशों ने इस व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाया और उन्होंने संविधा के अधीन अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करके भी इन अधिकारों का प्रयोग किया। अब बात करेंगे भारत में मानव अधिकारों की स्थिति कैसी है। भारत में मानव अधिकारों को न केवल भारत के संविधान में सम्मानपूर्ण स्थान दिया गया है, बल्कि उसे संपूर्ण सामाजिक राजनीतिक पद्धति में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जैसा कि अन्यत्र उल्लेख किया गया है कि बहुत से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों में सम्मिलित किया हुआ है। वे न्याय संगत है, उन्हें संवैधानिक उपायों के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। इसके अतिरिक्त बहुत से सामाजिक आर्थिक अधिकारों को भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है। राज्य ने इनमें से अधिकांश अधिकारों को कार्यान्वित करने का प्रयास किया है। शिक्षा के अधिकार को, जिसे अन्याय संगत भाग 4 के अंतर्गत रखा गया था, मूलभूत और न्याय संगत अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है। भारत में एक
उच्च अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, जिसके सदस्य देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उसके अध्यक्ष पूर्वभूत मुख्य न्यायाधीश हैं। यह मानवाधिकार के सभी कथित उल्लंघनों के मामलों या शिकायतों की जांच करता है। कभी कभी ये उल्लंघन राज्य के प्राधिकारियों या पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब 2003 में जांच अदालत ने ऐसे कई अभियुक्तों को छोड़ दिया जिनके बारे में कहा जा सकता था कि वे गुजरात में बेस्ट बेकरी में दंगों और हत्याओं में शामिल थे, तब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस मामले को उच्चतम स्तर पर उठाया, जिसमें न्यायालय ने अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया था। आयोग ने उन अभियुक्तों पर पुनः मुकदमा चलाने की मांग की। यहाँ का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तभी भारतीयों के मानव अधिकारों की समुचित सुरक्षा के प्रति जागरूक है। इसके अतिरिक्त बहुत से राज्यों ने राज्य में मानव अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम के लिए राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की है, ताकि यदि कोई उल्लंघन होता है तो अपराधी को हर हाल में सजा दी जा सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानवीय हस्तक्षेप। ये टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद के जो 2 टॉपिक है मानवीय हस्तक्षेप और पर्यावरण, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।